तो इसकी कुछ पोजिशनिंग बटन बताइए कौन सा वाला है। जाओ बुला के लाओ उनको। अरे बस बस बातचीत नहीं, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को सेट करवाते हैं। जितने आप लोग मॉड्यूल ओपन करें, होमवर्क दिया था ना कल, कुछ करें मॉड्यूल ओपन करें फुर्ती से। बता रहे हैं अभी। किससे किया आपने? नीचे वाला एक। ठीक ठीक। अच्छा बैच है तुम्हारा, ताली बजाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ठीक ठीक ठीक। तो लास्ट क्लास में मैन प्लैंक सिस्टम स्टार्ट किया था और उसका एक क्वेश्चन हो गया था, लेकिन उससे पहले मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो होमवर्क डिस्कस करते हैं। ओपन करें मॉड्यूल सभी। अरे पटेल बता देंगे, बैठ जा। होमवर्क डिस्कस कर ले पहले, साथ में डिस्कस हो जाएगा। हाँ जी, क्या कहते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन में से क्या क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 10, डाउट है किसी को? बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला वीसीएम बराबर m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, मालूम है सभी को? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, m1 m2 v1 v2 चारों वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, बस सिंपली पुट करनी है, आसान है। इलस्ट्रेशन 11, ये तो शायद क्लास में बता दिया था सिमिलर। m1 a1 प्लस m2 a2, पर ध्यान रहे अगर एक का एक्सेलरेशन a1 प्लस लिया, दूसरे का माइनस में लेना होगा, बिकॉज उनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, राइट? हाँ, ये इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 14। चलिए ठीक है, इलस्ट्रेशन 14 एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको जो मैन प्लैंक सिस्टम है वो एक बार और बेटर क्लियर हो जाए। जिसने नहीं किया वो एक बार फिर से इलस्ट्रेशन 14 लैंग्वेज रीड करने बेटा।
चलिए ठीक है बेटा, ये आपके सामने एक प्लैंक है बेटा 40 किलो का, लेंथ इसकी दे रखी क्वेश्चन में 6 मीटर, और इसके ऊपर एक किनारे पे खड़ा हुआ ये 80 केजी का पर्सन, ये बेटा वॉक करेगा और इसको अपोजिट एंड पर लेके जाना है। पर पॉइंट ये है कि ये प्लैंक एक ऐसी सरफेस पे रखा है जो कि रफ नहीं है, स्मूथ नहीं है। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे ये पर्सन इस प्लैंक के ऊपर मूव करेगा, मतलब प्लैंक इसको आगे चला रहा, बदले में क्या ये सेम वे में प्लैंक को क्या पीछे मूव कराएगा? बात समझ में आ रही है? यहां पर बेटा इस पर्सन के फुट और इस सरफेस पर ऊपर की तरफ क्या फ्रिक्शन, एक्शन रिएक्शन पैर स्टाइल में वॉक करेगा। पर्सन पर फ्रिक्शन लग रहा है आगे, इसलिए वो वॉक कर पाएगा लेकिन बदले में क्या यही फ्रिक्शन प्लैंक पर पीछे लगे होने की वजह से क्या ये प्लैंक को पीछे कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस करेगा? और बेटर आपको क्लियर हो इसलिए एक सेकंड डायग्राम बनाते हैं। फाइनल सिचुएशन कैसी दिखेगी जब फाइनली पर्सन यहां पर पहुंच जाएगा। तो अभी बड़ा क्वेश्चन यूजुअली हम ये सॉल्व करते हैं ग्राउंड फ्रेम के अंदर। अब हकीकत में तो पर्सन अपोजिट एंड पर पहुंच गया है, तो उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसने 6 मीटर डिस्टेंस प्लैंक के ऊपर ट्रेवलिंग कर ली है, पर हकीकत में कितनी करी है? 6 माइनस एक्स। कितनी करी है? एल माइनस एक्स, या 6 माइनस एक्स, एल की वैल्यू 6 दी है। क्योंकि आप देखो ये इसकी इनिशियल लोकेशन पहुंचा यहां है, लेकिन क्या इतने में प्लैंक कुछ एक्स डिस्टेंस पीछे शिफ्ट हो गया है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या लाइन टू लाइन 4 प्लैंक ड्रॉ करके बताए थे? क्या सभी में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्लियर था? इंडिविजुअली मैन और प्लैंक अगल बगल शिफ्ट होते रहते हैं, लेकिन क्या सिस्टम का उनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास क्या एक ही जगह पे रहता है? अभी यहां पर बेटा पर्सन आगे मूव कर रहा है स्मूथ सरफेस से, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, फ्रिक्शन यहाँ इनके लेग और यहाँ पर सरफेस के बीच में जो है इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर मास डिस्टर्ब नहीं होता। उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है, फिलहाल कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इसलिए सेंटर मास वही रहेगा जहां वो था। अगर मैन आगे खिसक रहा है तो ऑब्वियसली प्लैंक अपने आप ऑटो एडजस्ट होगा पीछे की ओर, इस तरीके से कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो वही बना रहे। बात समझ में आई है? मतलब अगर ये 80 केजी इधर है और ये 40 केजी इधर है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सपोज इधर कहीं पर है, हेवियर साइड पर, तो ये सेंटर ऑफ मास तो अब भी इधर ही रहेगा सिस्टम का, बस प्लैंक और मैन इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। अभी आप ऐसे समझो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, आदमी लेफ्ट में है, प्लैंक का मिड पॉइंट राइट में है। अब कुछ देर बाद जब यहां पहुंच जाएगा तो आदमी राइट में पहुंच गया, सिस्टम का सेंटर मास अब इधर ही है और प्लैंक का मिड पॉइंट ही यहां पर। इसका मतलब क्या प्लैंक का सेंटर मास लेफ्ट में और आदमी राइट में आ चुका है। मतलब ये ऑटो एडजस्ट इस तरह से होंगे, पर्सन फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो प्लैंक कुछ एक्स डिस्टेंस पीछे शिफ्ट हो गया। अब इसका जो मैथमेटिकली फॉर्मूला बताया था वो ये था m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। फिलहाल दो ही ऑब्जेक्ट है, तो थर्ड भी होता है, फोर्थ भी होता है, तो और इसको कंटिन्यू करते m3 डेल्टा x3, m4 डेल्टा x4, राइट। फिलहाल दो ही है, तो m1 मतलब यहां पे पर्सन का मास m1 बोली कितना है बेटा 80। इसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में हकीकत में कितनी ट्रेवलिंग करी? अब इस पर्सन को तो लग रहा है कि मैंने प्लैंक के ऊपर कितना ट्रेवलिंग कर लिया 6 मीटर, लेकिन ठीक से देखो ये इसकी इनिशियल लोकेशन और ये फाइनल, इनके बीच में डिफरेंस देखो कितना है L माइनस एक्स। क्या ये फॉरवर्ड मूव हुआ है? इसलिए साइन प्लस लेते हुए सिंपली लिख दो L माइनस एक्स, यहां तक कोई दिक्कत। दूसरा मास कौन है बेटा? यहाँ M2 40 केजी, 40 केजी का जो प्लैंक है ये कहां पर शिफ्ट हुआ है? पीछे एक्स डिस्टेंस उल्टी डायरेक्शन में हुआ है, इसलिए साइन क्या लेंगे बेटा? नेगेटिव। समझ आया सभी को? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग है, इसलिए साइन क्या लेंगे इसका? नेगेटिव। तो ये हो गया 86 माइनस एक्स, एल का वैल्यू, प्लैंक का लेंथ 6 मीटर दिया हुआ है, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस 40x। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 480 माइनस 80x माइनस 40x बराबर 0।
तो ये बेटा 120x बराबर 480 और एग्जैक्टली से 4 बार कट जाएगा तो x कितना आ गया अपने पास 4 मीटर। मतलब टोटल 6 मीटर डिस्टेंस दोनों ने मिलकर ट्रेवल करी। आदमी कितना मूव हुआ मात्र 2 मीटर, बदले में प्लैंक पीछे कितना शिफ्ट हो गया 4 मीटर। समझ आया सभी को? ये जो x इज इक्वल टू 4 मीटर है ये अपना क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। ये अपने पास है बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। अगर आप पूछे आदमी का ग्राउंड फ्रेम में कितना डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन कितना ये रहा 6 माइनस एक्स। तो 6 माइनस 4 यानी हकीकत में ग्राउंड पे खड़े हुए पर्सन को तो ये सिर्फ कितना आगे चलता हुआ दिखाई देगा ओनली 2 मीटर, क्योंकि बाकी बची मेहनत किसने करी प्लैंक, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद कितना शिफ्ट हो गया पीछे 4 मीटर। समझ आया सभी को? इतना आ गया समझ में? अभी इसके 2-3 क्वेश्चंस और अपन लेंगे। फिलहाल होमवर्क डिस्कशन कंटिन्यू। नोट करना चाहते हो ये इलस्ट्रेशन है वैसे लिख लो ताकि आपको इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्लियर रहे। लिख लो थोड़ा फुर्ती से लिखें। बेटा सेंटर ऑफ मास तो उधर ही है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वो मूव नहीं करता। लास्ट क्लास के 4 डायग्राम बना रखे हैं आपने लास्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है मास ज्यादा है ना उसका, प्लैंक का जस्ट डबल मास है तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज क्लोजर टू द हेवियर साइड। और पर्सन का मास ज्यादा तभी तो प्लैंक की मेहनत ज्यादा हुई। 6 में से 4 मीटर तो प्लैंक ही खिसक गया, आदमी तो सिर्फ 2 मीटर ही चला। अगर ये सरफेस बड़ा रफ होती तो अपन इस क्वेश्चन को कर ही नहीं रहे होते। रफ सरफेस है तो प्लैंक मूव भी क्यों होगा, नॉर्मली यही तो होता है। शादी पार्टी में डीजे पे जब डांस करते हो तो उस पे चलते हो, नागिन डांस करते हो तो पीछे थोड़ी खिसक जाता है डीजे, वही रहता है ना। तो रफ सरफेस पर मूव नहीं होगा। फ्रिक्शन तो बेटा आदमी के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। आप जब चलते हो तो अर्थ की वजह से फ्रिक्शन आप पे आ गई तो है तभी तो मूव कर पा रहे हो। स्टैटिक फ्रिक्शन बताया था मैंने आपको पहले भी एक बार। रफ हुआ तो प्लेन के ऊपर 2 फ्रिक्शन होंगे। अगर सरफेस यहां पर रफ होती है तो प्लेन के ऊपर डबल फ्रिक्शन होंगे। एक तो पर्सन की वजह से होगा एक्शन रिएक्शन, एक अर्थ की वजह से भी मिलेगा। वो डिपेंड करता है रिलेटिव मोशन का अपोजिशन मार्क किस तरह से है। बिल्कुल डिपेंड करता है सिस्टम को क्या आपने अज्यूम किया है। अगर आप मैन प्लैंक सिस्टम लेते हो तो अर्थ जो है आउटसाइडर हो गई, तो अर्थ की वजह से सरफेस की वजह से जो फ्रिक्शन लगेगा वो एक एक्सटर्नल फोर्स। देखिए आई थिंक ओके बेटा आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 15 तो क्लास में करा दिया है मैंने। इसके बाद बिगिनर बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 1
डाउट है किसी को? बहुत ही इजी सिंपल फॉर्मूला m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, क्या VCM आ जाएगा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्या यहां पर भी सीधा सीधा मास 10 kg 2 kg का वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में डायरेक्टली गिवन है? फॉर्मूला पुट करो, एक लाइन में आंसर पाओ, अति लल्लू क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये डाउट वाला है तो बना कितनों से है? गुड, मैक्सिमम से हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं। वैसे इतना टफ था नहीं बेटा, ये बनना चाहिए था, थोड़ा सा ही तो वेरिएशन है। यहां पर बस बीच में स्प्रिंग लगा दी है जिसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि आपको जस्ट आफ्टर किकिंग द हैवियर ब्लॉक 5 kg मास को जब आपने किक मार के 14 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी प्रोवाइड करी, तो उस एट द वेरी मोमेंट की ही अपने को VCM फाइंड करना है। बाद में क्या हुआ, स्प्रिंग कंप्रेस हुई या नहीं हुई, वो अपना हेडेक नहीं है। सामने देखिए, ये बड़ा सिचुएशन, 5 kg हैवियर ब्लॉक, इसको आपने किक मार के 14 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया, V1 आ गया 14, मास M1 5 kg, M2 सेकंड बॉडी 2 किलोग्राम, और इसका वेलोसिटी एट प्रेजेंट कितना है? 0। अब आप में से कोई पूछेगा कि सर पर ये ब्लॉक मूव करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस भी तो होगी, वो बात की बात है। स्प्रिंग अब इनके बीच का इंटरनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। तो सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो VCM हो जाएगा बेटा m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 5 kg का वेलोसिटी 14 प्लस m2 2 kg रेस्ट पे, तो वेलोसिटी 0 अपॉन 5 प्लस 2 7, कितना हो गया ये? 10 मीटर पर सेकेंड। दैट्स योर आंसर। क्लिक हुआ सभी को? अच्छा, एक और बात एडिशनल, अगर किसी के दिमाग में यह भी सवाल आता है कि सर 14 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी, तो अब इस ब्लॉक के पास काइनेटिक है, तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या काइनेटिक का कुछ पार्ट पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा? होगा नहीं होगा? एक मोमेंट ऐसा आएगा जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन में होगी, और क्या ये पूरा सिस्टम चिपक के एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा होगा? ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ इमेजिन हो पा रहा है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो तब भी कितना रहेगा? 10 ही रहेगा, क्योंकि फिलहाल स्प्रिंग फोर्स इन दोनों ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, वो इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? और इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास को, मोशन को डिस्टर्ब नहीं करते। VCM तो 10 ही रहेगा, इनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी चेंज हो सकती है, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3। बेटा ये m और a के मल्टीप्लीकेशन को फोर्स ही तो कहते हैं, तो इसको m1a1 को क्या लिख सकते हैं? F1, m2a2 क्या लिख सकते हैं? F2, m3a3 क्या लिख सकते हैं? F3। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 नेट फोर्स अपॉन नेट मास m1 प्लस m2 प्लस m3, क्या ACM आ जाएगा? बस बात खत्म, इतना ही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 तो नहीं दिया, 6। हाँ ये सामने देखें, क्या हमने COM यानी कि इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऐसा कुछ पढ़ रखा है क्या? M1R1 बराबर M2R2, पक्की बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट मास M1 जो है, आपने इसको राइट वर्ड कितना शिफ्ट कर रखा है? स्मॉल a डिस्टेंस मूव करा दिया, तो क्या ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास अब भी वहीं पर रहे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास जो है वो अब भी कहां होना चाहिए? अपनी प्रीवियस पोजीशन पे।
मतलब जितना M1R1 इधर शिफ्ट हुआ, क्या उतना M2R2 इधर शिफ्ट होना चाहिए। तो मान लेते हैं M2 शिफ्ट हुआ x डिस्टेंस, तो M1R1 में R1 को तो पुट कर देते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्मॉल a, और M2R2 सेकेंड ऑब्जेक्ट M2 का मूविंग डिस्टेंस मान लेते हैं x, तो बोले यहां से x कितना आ गया, एक लाइन में आ गया आंसर M1A अपॉन M2। बस इतना ही करना था। समझ आया सभी को। बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास जो है उसकी लोकेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो M1R1 शुड बी M2R2। क्या अगला क्वेश्चन 7 कंसेप्चुअल है। कल बताया था मैंने आपको, सेंटर ऑफ मास की मोशन को सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स चेंज कर सकता है लेकिन क्वेश्चन 7 में क्या ए और बी इनिशियली रेस्ट में है, तो VCM कितना होगा, सेंटर मास का वेलोसिटी कितना होगा बेटा, 0, और बाद में भी कितना रहना चाहिए, 0, क्योंकि बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे। दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी एक दूसरे की तरफ म्यूचुअली अट्रैक्टिव फोर्सेस से एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं, मतलब ये म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या हुआ, इंटरनल फोर्स क्या हो गया। और इंटरनल फोर्स से VCM को कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत में दोनों रेस्ट में थे ऑब्जेक्ट, तो VCM 0 था, बाद में भी VCM कितना रहेगा, 0। अब ये क्वेश्चन में जो डेटा बनाया जाता है, मास इतना, वेलोसिटी v एंड 2v दे रखा है, सब कंफ्यूज करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। इनिशियली VCM 0 था, तो बाद में भी VCM कितना रहेगा, 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इनके ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स यानी इंटरनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 दिया तो था, कितना को 8 में डाउट है कितना से बन गया है, सबने होमवर्क नहीं किया बेटा, चलो ठीक बताते हैं। ओके सामने देखिए सभी, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इनिशियली सेंटर ऑफ मास का वो फाइंड कर लेते हैं t बराबर 0 पर। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t बराबर 1 सेकंड पर सेंटर मास कहां होना चाहिए वो हम बता देंगे। अब इनिशियली x बराबर 2 मीटर, ये लोकेशन का नाम है, x बराबर 2 मीटर पर है 1 kg, और x बराबर 8 मीटर पर भी 1 kg। इधर बेटा 1 kg और इधर भी 1 kg, क्या दोनों मास सेम है, और मास सेम होने की कंडीशन में क्या सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होता है। ये लाइन आपको काफी बार बोल रखी है कि अगर दो मास सेम हो तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर बीचों बीच मिड पॉइंट पर ही सेंटर ऑफ मास पाया जाता है। तो 2 और 8 के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 6 मीटर, कितना हो गया बेटा, और सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होना चाहिए मिड पॉइंट पे। इसका मतलब ये है वो मिड पॉइंट जहां पर t बराबर 0 पर है अपना सेंटर ऑफ मास c। तो इसका यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 मीटर, कितना हो जाएगा बेटा, बिकॉज 6 मीटर सेपरेशन है, तो हाफ डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 मीटर। मतलब क्या इनिशियली x बराबर 2 में जब 3 ऐड करोगे तो क्या इसका इनिशियल पोजीशन x इनिशियल क्या 5 होना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है बेटा। मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर, 2 और 8 का सेपरेशन 6 मीटर, 6 मीटर का हाफ करा तो 3 मीटर, 3 मीटर मतलब यहां से भी 3 मीटर, तो 2 + 3 कितना 5, या फिर 8 में से 3 माइनस कर लो तो भी इनिशियल पोजीशन कितना 5। और कुछ लोग जोश जोश में इसी को टिक कर देते हैं और आंसर हो जाता है गलत। ये t बराबर 0 पर इनिशियल पोजीशन है। एक सेकंड के बाद क्या हुआ उसके लिए हमें फाइंड करना होगा VCM कितना है, सेंटर ऑफ मास का बेटा वेलोसिटी हमको फाइंड करना होगा। फॉर्मूला हम जानते ही है, m1 v1 + m2 v2 अपॉन m1 + m2। अब देखो m1 मास 1 kg किधर जा रहा है, राइट साइड, तो 5 i कैप। अगला मास 1 kg लेफ्ट साइड जा रहा है, तो क्या इसकी वेलोसिटी -3 i कैप लिखी जाएगी।
अपॉन में मास 1 + 1 2, तो VCM बेटा अपने पास हो गया 5 - 3 2 I कैप अपॉन 2, मतलब कितना हो गया 1 I कैप। इसका मतलब जो VCM हमने फाइंड किया है वो क्या हो चुका है फिलहाल, मैग्नीट्यूड की बात करें 1 मीटर पर सेकेंड, और प्लस I कैप का मतलब क्या हो गया राइट वर्ड। इसका मतलब 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या समझते हैं, 1 मीटर इन 1 सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का, तो 1 सेकेंड में कितना बेटा 1 मीटर। तो t बराबर 0 पर जब सेंटर ऑफ मास यहां है, तो t बराबर 1 सेकेंड पर क्या इसका फाइनल पोजीशन 1 मीटर एड होके क्या 6 मीटर हो जाएगा, क्या ये 1 मीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा, कितना वो आइए समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा x फाइनल 6 मीटर। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अगर t बराबर 2 सेकेंड पे पूछा होता को तब आंसर क्या बता गए 7 मीटर, पक्की बात है। 1 सेकेंड में 1 मीटर, तो 2 सेकेंड में 2 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए इसको। हाँ तो आंसर तो वैसे भी आएगा ना, आपने ये 1 सेकेंड बाद की इसकी पोजीशन निकाल ली, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपने 1 सेकेंड में इसको 5 मूव करा दिया, तो 2 में 5 ऐड करके 7 कर दिया होगा। फिर आपने बेटा यहाँ 3 मूव करा के इसको कम करके उधर 5 कर दिया होगा। फिर आपने 5 और 7 का बीच का डिफरेंस निकाल के बीचों बीच यानी 6 मीटर पे प्लेस कर दिया। बात तो एक ही है, उससे आंसर में फर्क नहीं आएगा। आपने 1 सेकेंड बाद का सिचुएशन पहले सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये 2 मीटर और 8 मीटर के बीच का सेपरेशन 6 ही तो होगा, 2 + 6 = 8। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन 10 दिया है क्या, सभी क्वेश्चन 10 ऑन द स्पॉट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 सभी रीड करें, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं, कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है। इसका ना बेटा सेंटर ऑफ मास इस गिवन रॉड का सेंटर में कहां कहां होगा, ये पॉसिबिलिटी अपने को चेक करनी है।
तो ऑप्शन 1 2 3 4 चारों में चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है कि लीनियर मास डेंसिटी यानी कि लैम्डा कंटिन्यूसली क्या हो रही है बेटा, बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट जाने पर कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज। अब लैम्डा कंटिन्यूसली डिक्रीज होने वाला केस इमेजिन करो। मान लो आपने क्रिकेट बैट को उल्टा पकड़ा हुआ है, इमेजिन हुआ क्रिकेट बैट को जहां से शॉट खेलते वो वाला पार्ट हाथ में रखा हुआ है लेफ्ट साइड, अब इधर से इधर जा रहे हो तो हैंडल हत्ता इस तरफ आएगा, आ रही बात समझ में। तो हैवी पार्ट आपके हाथ में क्रिकेट का और हैंडल जो है उसका जहां से आप बैट पकड़ते हो एक्चुअली वो उस तरफ है, तो क्या हैवियर साइड आपके हाथ में है, मतलब यहां से इस तरफ जाने पर क्या मास पर यूनिट लेंथ पर डिक्रीज होता जा रहा है। तो लैम्डा डिक्रीज होने का मतलब यह है कि लेफ्ट साइड जो है एल से आर जाने पर इधर की तरफ मास जो है वो कम होता जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होगा या हैवियर साइड पर। इसका मतलब ऑप्शन 1 तो हमारा आंसर नहीं है, ये हो गया गलत। पक्की बात है, हमें लाना है सेंटर मास मिड पॉइंट पर। अब ऑप्शन 2 में भी ट्राई करते हैं, अब उल्टा बोल रहा है। ऑप्शन 2 में कह रहा है कि लीनियर मास डेंसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग व्हेन वी गो फ्रॉम एल टू आर। क्या ये भी गलत होगा? कारण यह है कि अब आप फिर से क्रिकेट बैट को सीधा ही पकड़ लो जैसे आप नॉर्मली पकड़ते हो, क्या बॉटम पार्ट ठीक है, क्या सेंटर मास हेवियर साइड पे होगा? तो बेटा लैम्डा इंक्रीज हो रहा है इधर से इधर जाने पे, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पॉइंट से इस तरफ यहां पर कहीं पर होगा। बात समझ में आई? तो ऑप्शन 2 में भी सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। ऑप्शन 3 और 4 दोनों सही होंगे, रीजन अभी देखते हैं। ऑप्शन 3 में पहले उसने बोला है कि पहला लैम्डा जो है वो होता है लेफ्ट से राइट जाने पर सेंटर तक तो हो रहा है डिक्रीज, मतलब लैम्डा डिक्रीजेस देन लैम्डा इंक्रीजेस। एक काम करते हैं, सेंटर तक इस रॉड को आधा आधा कर देते हैं, कर सकते हैं ना, हाफ हाफ कर लिया है। अब इस आधी रॉड के लिए पहले तो लैम्डा क्या हुआ, डिक्रीज, डिक्रीज वाला केस क्या सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट से हेवियर साइड पर इधर कहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा। अब बची हुई आधी रॉड देखो, लैम्डा इंक्रीजेस, क्या यही केस है? मतलब अब सेंटर से यहां तक जाने पर फिर से लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, मतलब इस वाले पोर्शन की कंपैरिजन में ये वाली साइड हेवियर साइड है, तो अब सेंटर ऑफ मास यहां पर है। क्या एक पॉसिबिलिटी है कि यहां पर सेंटर ऑफ मास मिल जाए? अगर मास सेम है और ये डिस्टेंस सेम सेम, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब सिस्टम का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास क्या मिड पॉइंट पर मिल सकता है। तो ये एक ऑप्शन है, ये पॉसिबिलिटी है, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे यानी मिड पॉइंट पर मिल सकता है रॉड का। आई बात समझ लें। अब इसी का उल्टा केस, फोर्थ ऑप्शन में कहा है लैम्डा फर्स्ट इंक्रीजेस देन लैम्डा डिक्रीजेस, तो पहले सेंटर तक, अब पहले आधा पार्ट देखो, लैम्डा इंक्रीजेस, क्या ये लैम्डा इंक्रीजेस यही केस है? मतलब यहां से यहां तक, यहां से मिड पॉइंट तक जाने तक सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगा, हेवियर साइड। मिड पॉइंट क्रॉस होने के बाद लैम्डा फिर से डिक्रीज, मतलब ये वाली साइड हैवी है और ये वाली हल्की हो गई, क्या सेंटर ऑफ मास इधर होगा इसका? क्या वंस अगेन दोनों तरफ सेम सेम डिस्टेंस बन सकती है, तो क्या एक बार फिर से सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर बन सकता है? समझ आया सभी को? बताओ ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 दोनों में ही पॉसिबिलिटी है। चलिए ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 1 कौन सा क्वेश्चन दिया है?
एक्सरसाइज 1 पेज 101 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस पर डिपेंड नहीं करता। और आप एक बात तो अच्छे से अब तक सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास की मोशन को डिस्टर्ब नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इंटरनल फोर्सेस ऑन पार्टिकल्स। क्या बाकी सब पर डिपेंड करता है? बिल्कुल। ऑप्शन 1 मासेस ऑफ पार्टिकल, क्वाइट ऑब्वियस, मास पर तो सेंटर मास की पोजीशन डिपेंड करती है। ऑप्शन 3 भी सही है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल R1 R2 Rn वेक्टर जो होते हैं उन पर डिपेंड करता है। और तीसरा रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, रिलेटिव से मतलब यहां पे है कि इनका कंबाइंड मास मोमेंट कितना बनेगा, मतलब m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, तो सभी का वेक्टर सम, नेट मास मोमेंट अपॉन नेट मास। बात समझ में आई? तो ऑप्शन 1 3 एंड 4 सही है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मास पर डिपेंड करती है, पोजीशन पे डिपेंड करती है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पर डिपेंड करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बन गया होगा सिंपल, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, सारा डेटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी इजी है। मासेस m1 m2 300 या 400 ग्राम में दिए, 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, और वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्टली गिवन है, v1 5i कैप एंड v2 is 2i कैप प्लस 4j कैप। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, हो जाएगा या हो चुका? क्वेश्चन 18 क्या ये फिर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है? डिजाइन देखो कितनी बढ़िया बनाई है। इनिशियली टू स्टेबल पार्टिकल, स्टेबल से मतलब वही रुके हुए हैं, तो वीसीएम कितना हो गया? 0। एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, वाई म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स मतलब इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स कुछ नहीं करते सेंटर ऑफ मास की मोशन के साथ। वीसीएम शुरुआत में 0, तो बाद में भी कितना? अब बाद में भले पार्टिकल ने 3v या 4v स्पीड गेन कर ली, उससे हमें कोई मतलब नहीं, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना? 0। ऑप्शन 2 0। क्वेश्चन नंबर 19 क्लास में क्वेश्चन बताया था m1 m2, तो उसका आंसर एसीएम था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू जी। ये सॉल्व इलस्ट्रेशन भी था। क्या उसमें m1 का वैल्यू 5m और m2 का 3m पुट कर लिया होगा? अरे किया है ना। अगला क्वेश्चन 20, ये तो क्लास में करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 में डाउट है किसी को? जिसको क्वेश्चन 21 में डाउट है हैंड रेस करें। 1 2 3 4 5 6 7, तो अभी तक हाथ क्यों नहीं ऊपर करा बेटा? कितने से बन गया है? 21 में से बनना चाहिए था। ऊपर वाला क्वेश्चन 20 लास्ट क्लास से बता चुका हूं। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरह से अपने पास बड़ा 3 ब्लॉक है, लेकिन क्या एक्सेलरेशन में सिर्फ 2 का ही कंट्रीब्यूशन है? कुछ ना कुछ यहां पर बड़ा जो 8 kg ऊपर स्मूथ सरफेस पे, इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट mg को बैलेंस कर लेगा। 8 kg मूव करेगा नीचे की ओर, क्योंकि इसके सामने 4 kg हल्का है, 4 kg मूव करेगा ऊपर की ओर। ये पूरा सिस्टम बेटा क्या इसी तरह से मूव करेगा? मतलब ये 8 kg का एक्सेलरेशन कहां पे होगा? राइट वर्ड। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन ए कैसे फाइंड करते हैं? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास। अब पुलिंग फोर्स कौन कौन दे रहा है? एक तो 8g, अपोजिट साइड इसका -4g, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, नॉर्मल ने इसके वेट mg 8g को बैलेंस कर लिया। लेकिन क्या ये भी सिस्टम का पार्ट है? इसलिए टोटल मास में तो इसको भी काउंट करते ही हैं अपन।
तो ये सॉल्व करेंगे तो ये होगा बेटा 40 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 12 प्लस 8 20 40 बाय 20 एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बिंदास अपना फॉर्मूला एसीएम यूज करो m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। अब बोलिए m1 यानी कि 4 kg एक्सेलरेशन ए कहां पे है अपवर्ड। अपवर्ड मतलब क्या जेकेब मान सकते हैं तो 4 kg का एक्सेलरेशन अपवर्ड 2 और डायरेक्शन जेकेब 8 kg राइट वर्ड मूव हो रहा सेम एक्सेलरेशन ए से तो 8 kg के लिए लिख लेंगे 2 आई कैप प्लस बचा हुआ थर्ड m3 यानी 8 kg ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड के लिए क्या लिख लेंगे -2 जेकेब। पक्की बात है। अपवर्ड में टोटल मास फिर से वही 4 प्लस 8 प्लस 8 ये तो 20 ही बनेगा। तो ये एसीएम हो जाएगा 8 इंटू 2 तो 16 तो हो गया आई कैप 4 इंटू 2 8 और ये -16 मतलब -8 जे कैप डिवाइडेड बाय 20 तो ये हो जाएगा बेटा 4/5 यानी कि 0.8 आई कैप और -8/20 मतलब 2/5 यानी कि 0.4 जे कैप। तो 0.8 आई कैप माइनस 0.4 जे कैप और चाहो तो ब्रैकेट में बंद करके यूनिट भी लिख लो लगे आप एसीएम फाइंड कर रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है सभी को जिसको डाउट है समझ में आ गया अब सबको। अगला क्वेश्चन नंबर 22। 22 तो आज अपन ने आते देख ही लिया है मैन प्लैंक। बस हमने जो क्वेश्चन आज आते ही किया था क्या उसमें उनके मासेस 80 kg 40 kg थे। क्या प्लैंक की लेंथ 6 मीटर थी। ये डेटा हटा के उनको स्मॉल एम कैपिटल एम और कैपिटल एल से रिप्लेस कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 23 क्या ये बिना पेन चला सॉल्व हो सकता है क्या। रीजन ये क्वेश्चन 23 में क्या दोनों ब्लॉक का मास सेम है क्या दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब जब आप m1v1 प्लस m2v2 करोगे क्या कट जाएंगे आपस में तो VCM कितना हो गया और VCM सेंटर कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कितना बड़ा इस क्वेश्चन में VCM 0। हाँ जी वी आर बैक। तो मैं बता रहा था आपको कि इस क्वेश्चन में बेटा 4 kg मास सेम है वेलोसिटी v1 एक का 2 आई कैप एक का -2 आई कैप तो क्या m1 v1 से m2 v2 कट होने पर क्या VCM 0 मिलेगा और VCM 0 होने का मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन XCM क्या है कांस्टेंट। अब देखो मास सेम है 4 kg तो क्या सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होगा। अब बीच की डिस्टेंस है 4.5 4.5 का हाफ करो 2.25 क्या हो गया ऑप्शन 4। क्या बिना पेन चला किया है समझ में आ गया मैंने क्या क्या बोला बस इतना ही था।
बस 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 बातचीत नहीं, लैंग्वेज नोट करें क्वेश्चन की। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लैंक find displacement of blank if A and B exchange their positions. Find displacement of blank if A and B exchange their positions. ट्राई कर सकते हैं। ए का मास दिया 40 केजी, पर्सन बी जो राइट में खड़ा उसका मास दिया 60 केजी, और प्लैंक 10 मीटर लेंथ का मास, इसका सेंटर मास बीच में डिनोट कर रखा 100 केजी। पहले तो कॉमन सेंस लगाओ और इतना बता दो, जब ए और बी साइमल्टेनियसली एक दूसरे को क्रॉस करके अपोजिट एंड से पहुंच जाएंगे, मतलब ए लेफ्ट से पहुंच जाएगा राइट पर और बी राइट से पहुंच जाएगा लेफ्ट पर, तो प्लैंक मूव कहां होगा, लेफ्ट या राइट? राइट साइड, पक्की बात है। बिकॉज बेटा इसका मास ज्यादा है तो क्या ये ज्यादा बड़े अमाउंट का फ्रिक्शन इधर अप्लाई कर रहा होगा? करेगा ना, फ्रिक्शन वही म्यू टाइम्स नॉर्मल, नॉर्मल इसका वेट mg ज्यादा है। तो एक बात तो क्लियर है कि प्लैंक एक्स डिस्टेंस कहां शिफ्ट होगा, राइट साइड। फॉर्मूला आप जानते ही हो, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 बराबर 0। 2 मिनट है आपके पास, गिव इट अ ट्राई। हाँ 1 मीटर आएगा आंसर, करे बाकी लोग भी करें।
चलिए ठीक है, सामने देखें, 1 मिनट, सफिशिएंट टाइम दे दिया गया है, डिस्कस करते हैं। m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 इज इक्वल टू 0। निगाह सभी की बोर्ड पे, बन गया, अच्छी बात है, नहीं बना समझो। सबसे पहले बात करते हैं मास m1 यानी कि 40 kg। अब बेटा ध्यान से देखो, हमने माना कि प्लेन कहां पे शिफ्ट हुआ है, राइट वर्ड x डिस्टेंस। अब ये पर्सन जब यहां पर मूव करके इधर पहुंच रहा है, क्या प्लेन भी आगे शिफ्ट हो गया है? अरे हुआ है ना, मतलब हकीकत में 10 मीटर तो चला ही है और प्लेन भी आगे शिफ्ट हुआ x, तो इसने टोटल डिस्टेंस राइट वर्ड यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन में कितनी ट्रेवलिंग करी? 10 प्लस x, पक्की बात है, प्लस m2। अगला इमेजिन कर लेते हैं अपन प्लैंक को। तो बेटा प्लैंक अगर x डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है तो इसका सेंटर पॉइंट जहां 100 kg पूरा कॉन्सेंट्रेट मान रखा है, ये भी तो x से शिफ्ट हुआ होगा, तो 100 के साथ भी क्या लिख लेंगे अपन, इंटू x। बचा हुआ m3, ये इंपॉर्टेंट यहां गलती हो सकती है, 60 kg के लिए कैसे लिखेंगे? देखो 60 kg ट्रेवल करके पहुंचे इधर, कितना ट्रेवल किया? 10, लेकिन उसका x इधर होने से कम भी तो हो गया, तो उसका नेट डिस्टेंस कितना हुआ? 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स तो है, लेकिन क्या इसके आगे साइन नेगेटिव लगाना होगा? ये है गलती वाला पॉइंट। ट्रेवलिंग तो कितनी करी इसने, मैग्नीट्यूड देखो पहले कितना गया, 10, प्लेन कितना शिफ्ट हो गया, एक्स, तो कितना चला हकीकत में, 10 माइनस एक्स। लेकिन मूव कहां पे कर रहा है, लेफ्ट वर्ड, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए साइन क्या लेना होगा इसका, नेगेटिव। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो 400 प्लस 40x प्लस 100x माइनस 600 प्लस 60x इज इक्वल टू 0। तो ये टोटल कर ले, 100 40 60 यानी कितना हो गया, 200x, और 400 माइनस 600 तो माइनस 200, तो ये हो गया बेटा 200x बराबर 200, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 1 मीटर। ये प्लस में आने का मतलब क्या है कि हकीकत में हमने जो डायरेक्शन मानी क्या वो सही थी, तो x प्लस 1 मीटर आया, राइट वर्ड, कॉमन सेंस से ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि प्लेन कहां शिफ्ट होगा, राइट साइड। बात समझ में आ रही है? किसी क्वेश्चन में अगर डेटा इस तरह से हो कि आप डिसाइड ना कर सको, तो अपनी श्रद्धानुसार अपने अकॉर्डिंग कहीं भी x डिस्प्लेस कर दो। अगर वो x बेटा पॉजिटिव में आता तो आपने सही चूज किया है, अगर आप वो x माइनस में आंसर पाते हो तो समझ जाओ हकीकत में प्लेन उल्टी डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ था। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, बेटा 60 kg की वजह से नेट शिफ्टिंग तो इसकी एक्स आगे तो हो रही है, 40 kg 60 kg डोमिनेटिंग ये है ना, तो ये जब इधर चलना स्टार्ट करेगा तो ये प्लेन को धक्का देगा, ये भी करेगा कोशिश, लेकिन नेट फोर्स तो इसकी वजह से बनेगा ना, इसका फ्रिक्शन अलग बनेगा या म्यू टाइम्स नॉर्मल, नॉर्मल इसका वेट mg 600 ज्यादा है नॉर्मल, तो नेट फोर्स प्लैंक पे इंटरनल फ्रिक्शन इधर लगेगा राइट साइड, तो प्लैंक तो राइट साइड ही शिफ्ट होगा। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे। फिलहाल प्लैंक देखो, स्टार्टिंग करी थी हमने 1 मैन 1 प्लैंक, फिर अपने पास 2 मैन 1 प्लैंक, अब 4 ऑब्जेक्ट 3 मैन 1 प्लैंक। प्लैंक का लेंथ 4 मीटर और इसका सेंटर ऑफ मास से मास नोट कर दिया 90 kg। ए और बी पहले थे, अब ए बी सी, सी का मास 60 kg, बी का मास 50 kg, ए का मास 40 kg। क्वेश्चन फिर से भाई, अब ए और सी पोजीशन कर लेंगे इंटरचेंज और बी अपनी जगह पे ही रहेगा, तो प्लैंक का मूवमेंट कितना और कहां होगा बता सकते हो? क्या 60 kg डोमिनेटिंग है, तो ऑब्वियसली प्लैंक तो क्या एक्स डिस्टेंस राइट साइड ही शिफ्ट होगा, तो क्वेश्चन बस इतना लिख लो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इफ ए एंड सी एक्सचेंज देयर पोजीशन। Find displacement of plank if A and C exchange their position.
तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर क्या 1/3 मीटर आ गया है सभी का? इसे को समझाने की जरूरत है? सॉल्यूशन वैसे बोर्ड पे लिख दिया है। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं निगाहें सभी के बोर्ड पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट है। अब की बार मैंने एक प्लैंक नॉर्मल नहीं, एक वेज लिया है जिसका मास है 12m और इसके ऊपर स्मूथ सरफेस पे 3m मास के ब्लॉक को टॉप से रिलीज कर दिया है। क्या नॉर्मली अपन बॉटम सरफेस जो है क्या उसको स्मूथ लेते थे, सॉरी क्या रफ लेते थे? रफ लेते थे, तो इसलिए फ्रिक्शन इस वेज को पकड़ के रखा और ये ब्लॉक इजीली कहां ट्रेवलिंग करता था? डाउनवर्ड। अब बहुत ठीक से सुनना, अगर फिलहाल मैं बात करूं इस वेज 12m और 3m की, क्या इनके बीच नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर में ऐसे ही लग रहा होगा? वो फिलहाल सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अब मैं यहां पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि ये इनिशियल पोजीशन है और ये ब्लॉक जैसे जैसे बेटा नीचे आएगा, क्या ये वेज भी पीछे शिफ्ट होगा?
होगा नहीं होगा? बिकॉज सरफेस कैसी है बेटा? स्मूथ। ये ब्लॉक का जो वेट है इस पर कुछ फोर्स लगाएगा तो ये ऑब्वियसली ये सिचुएशन जो है कुछ इस तरह से बनेगी। ये अगर इस तरह से यहां पर ट्रेवलिंग कर रहा है ब्लॉक, तो ये जैसे जैसे नीचे आएगा ये वेज कहां पे शिफ्ट होगा? पीछे। अब मेरा आपसे यहां पे ये क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन के अंदर सेंटर ऑफ मास सिस्टम का इस 12M का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास ट्राइंगल पे यहां कहीं मान सकते हो? ये 3M यहां पर और 3M और इस 12M का कंबाइंड क्या इधर ही कहीं होगा? क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो 12M के ज्यादा क्लोज होगा। अब मेरा पॉइंट ये है, क्या सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कांस्टेंट है या वो शिफ्ट होगा? कितने लोग इस बात के सपोर्ट में जैसे कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो है 3M प्लस 12M है, टोटल 15M जहां प्लेस करते हो नॉर्मली, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही रहेगा? कितने लोग डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं कि नहीं सर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी? ये कुछ लोग डबल वोटिंग कर रहे हैं क्या? लगभग इतने लोग उधर भी वोट कर रहे थे कि सेंटर मास शिफ्ट नहीं होगा, अब वो शिफ्ट कर भी रहे हैं। अच्छा, आधे रास्ते में सत्य ज्ञान हो गया क्या? कितने लोग विद एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं कि हाँ क्यों शिफ्ट होगा? ये तो क्लियर हो गया कि शिफ्ट होगा। हाँ बेटा बोलो। शाबाश। सुना इन्होंने क्या बोला? इसने बोला कि सर यहां पर ब्लॉक 3M और वेस्ट 12M ये एक सिस्टम है तो इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो इंटरनल फोर्स है, लेकिन अगर इन दोनों को सिस्टम चूज किया है तो ग्रेविटी इस 3M के ऊपर जो अटैक कर रही है, अब ग्रेविटी यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है। और मैंने आपको क्या बोला है, इंटरनल फोर्स से सेंटर मास को फर्क नहीं पड़ता पर एक्सटर्नल से पड़ता है। बात समझ में आई? तो अभी ग्रेविटी कहां लग रहा है? डाउनवर्ड। तो ग्रेविटी की वजह से इस सिस्टम के सेंटर मास का सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट इफेक्ट होगा। क्या हॉरिजॉन्टली कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नो, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास जहां भी है उसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास, ये बेटा ट्राइंगल का 12M यहां मान लो, 3M इधर, तो मान लो ये सेंटर ऑफ मास अपना यहां कहीं पे है। अब जब ये यहां पर है 12M और ये 3M यहां पर है, तो मान लो अभी सेंटर ऑफ मास सपोज अपना इधर कहीं पे है, तो हाइट वाइज डिफरेंस आया है लेकिन उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो अब भी क्या रहेगा बेटा? सेम ही रहेगा। मतलब ग्रेविटी वर्टिकली लग रही है डाउनवर्ड, तो सेंटर ऑफ मास का सिर्फ वो कौन सा कंपोनेंट इफेक्ट कर सकती है? वर्टिकल कंपोनेंट। क्या हम हॉरिजॉन्टली अभी भी क्या M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 बराबर 0 अप्लाई कर सकते हैं? वर्टिकल कंपाउंड में नहीं कर पाएंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टली हम ऐसा बोल सकते हैं। तो M1 मतलब कौन है यहां पर बेटा? 3M। अब इस 3M में टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आई रिपीट, कौन सी डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल। ये 3M का इनिशियल लोकेशन लो, ये फाइनल, नीचे ले आओ इसको, तो टोटल ये कितना मूव किया? 6 मीटर और पीछे x हो गया, तो मतलब 6 में से ये x पीछे कर देंगे तो इतना ही तो ट्रेवल किया है बेटा। ये इनिशियल लोकेशन यहां ले आओ और ये फाइनल, ये टोटल 6 मीटर है ना, तो 6 में से इतना ट्रेवल किया, x हटा दो ये पीछे का, तो 6 माइनस एक्स, तो 3M के साथ तो आ जाएगा 6 माइनस एक्स। अब बचा वेज 12M, इसके लिए क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? पीछे शिफ्ट हुआ है तो माइनस एक्स, कोई दिक्कत? बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो ये अपने पास हो जाएगा 18M माइनस 3MX माइनस 12MX बराबर 0। तो ये रहेगा 15MX बराबर 18M। M से M कैंसिल करोगे तो X कितना आ जाएगा? 18/15 यानी कि 6/5 मीटर। समझ आया सभी को? तो 6/5 का मतलब हो गया 1.2। तो 6 मीटर में से ब्लॉक यानी सॉरी वेज कितना शिफ्ट हुआ पीछे? 1.2। 6/5 मतलब कितना? 1.2 मीटर। तो कौन शिफ्ट हुआ? वेज।
इसका मतलब क्या बचा हुआ 4.8 ब्लॉक ही आगे फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ हॉरिजॉन्टली। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉप नॉच क्वेश्चन में से एक, सबसे पहले इसमें लाइन नोट करें। पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज। अब इसके अंदर आंसर में लिखो block 3m is moving downward due to gravity. Block 3m is moving downward due to gravity. Block 3m is moving downward due to gravity, which is an external force. Which is an external force. कॉमा आगे लिखे, means only y coordinate of COM of system, means only y coordinate of COM of system, means only y coordinate of COM of system will change. Only y coordinate of COM of system will change. Full stop. आगे लिखें, there are no external forces in horizontal direction. There are no external forces in horizontal direction. There are no external forces in horizontal direction. So x coordinate of COM of system. So x coordinate of COM of system will remain unchanged. X coordinate of COM of system will remain unchanged. तो लेफ्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? तो सेम प्रोसेस आपको राइट क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब जो आपको बड़ा ब्लॉक दिया यानी वेज, उसका मास है 10m, ऊपर से कैपिटल एम मास के ब्लॉक को टॉप से रिलीज करा स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे, और सरफेस स्मूथ है, इंक्लाइन प्लेन स्मूथ, जिस ग्राउंड पर आपने वेज 10m को प्लेस किया वो भी स्मूथ, और इसकी लेंथ 2.2 मीटर दे रखी है वेज की ग्राउंड पर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा। ब्लॉक जैसे ही नीचे पहुंचेगा ये वेज कहां शिफ्ट होगा? अभी राइट वर्ड। शाबाश, बहुत बढ़िया, सीख गए सब। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का सही आंसर है 0.2, बहुत बढ़िया।
नॉर्मली अच्छे अच्छे को पसीने आते हैं मेन ब्लैंक क्वेश्चन। गुड गुड, करें बाकी लोग भी करें। बन पा रहा है सभी से? सो आंसर विल बी 0.2 मीटर। अच्छा, अगर ये बिगर ब्लॉक वेज ने 10m ने 0.2 मीटर शिफ्टिंग की, इसका मतलब 2.2 में से 0.2 हटाने पर क्या बचा हुआ 2 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस ब्लॉक का ही हुआ होगा। ओके, होमवर्क नोट करें। इलस्ट्रेशन 12 टिक कर लो, ये हो गया है सामने ही आपके। इलस्ट्रेशन 12 टिक कर लें। अभी आप ट्राई करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड 16। एक काम करो, 16 अभी रहने दो, 12 टिक कर लो, 13 करेंगे आप। उसके बाद बिगिनर बॉक्स 2 में जो भी क्वेश्चन बचे हैं, बचा तो इसमें एक ही है 9, 5 टिक कर लो, ये बता दिया है। बाकी सब हो चुके हैं, तो एक ही क्वेश्चन बचा आपके लिए, क्वेश्चन 9 बिगिनर बॉक्स 2 में, क्वेश्चन नंबर 9 एंड एक्सरसाइज 1 के अंदर भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। एक्सरसाइज 2 में है, एक्सरसाइज 2 में आप करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9। इसका फर्स्ट तो हो चुका ना पहले, तो 4, 6, 9 ये 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में से आप करेंगे, हो जाएगा बेटा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।